हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अजम्पशन ऑफ द क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की मान्यता है? होमोसेडास्टिसिटी, ऑटोकोरिलेशन, मल्टीकोलिनियरिटी, हिट्रोसेडास्टिसिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होमोसेडास्टिसिटी। क्योंकि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की अजम्पशन में हमने क्या देखा था कि जो एरर टर्म होता है उसका वेरिएंस कांस्टेंट होता है। जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट होता है तो उस केस में हमारे पास होमोसेडास्टिसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑटोकोरिलेशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस रेफर्स टू। रिग्रेशन एनालिसिस के संदर्भ में ऑटोकोरिलेशन से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कोरिलेशन बिटवीन द रेजिड्यूल्स ऑफ द रिग्रेशन मॉडल। एक रिग्रेशन मॉडल में जब दो रैंडम एरर के बीच में कोरिलेशन होता है तो उसको हम ऑटोकोरिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in OLS regression, the method minimize the sum of squared। OLS के केस में किसके सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमम करने की बात की जाती है? रेजिड्यूल्स, कोफिशिएंट्स, स्टैंडर्ड एरर्स या फिर टी स्टैटिस्टिक्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेजिड्यूल्स। OLS रेजिड्यूल सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमम करने की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in OLS regression, the Gauss-Markov theorem states that the OLS estimators are unbiased, efficient and consistent, biased but consistent, biased and inconsistent, biased but efficient। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनबाइस्ड, एफिशिएंट एंड कंसिस्टेंट। अनबाइस्ड का मतलब होता है जब एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू पैरामीटर आपस में इक्वल होते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है जब अनबाइस्ड एस्टिमेटर का वेरिएंस मिनिमम होता है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है जैसे जैसे हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते जाते हैं तो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू ट्रू पैरामीटर के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिट्रोसेडास्टिसिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस रेफर्स टू। रिग्रेशन एनालिसिस के संदर्भ में हिट्रोसेडास्टिसिटी से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनइक्वल वेरिएंस ऑफ द रेजिड्यूल्स अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। एक रिग्रेशन मॉडल में जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट रहता है तो उसे हम बोलते हैं होमोसेडास्टिसिटी। लेकिन अगर एरर टर्म का वेरिएंस ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन चेंज होता है तो उसको बोलते हैं हिट्रोसेडास्टिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट ऑटोकोरिलेशन इन अ टाइम सीरीज डाटासेट। टाइम सीरीज में ऑटोकोरिलेशन की जांच करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, डर्बिन-वाटसन टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डर्बिन-वाटसन टेस्ट। ऑटोकोरिलेशन की जांच करने के लिए हम दो मेथड का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल एग्जामिनेशन, जिसको हम इनफॉर्मल या अनौपचारिक मेथड भी बोलते हैं। सेकंड मेथड है हमारे पास फॉर्मल टेस्ट, जिसको हम औपचारिक मेथड भी बोलते हैं। फॉर्मल टेस्ट में हमारे पास कुछ टेस्ट आ जाते हैं जिसके माध्यम से हम ऑटो कोरिलेशन की जांच कर सकते हैं। फर्स्ट है डर्बिन-वाटसन डी टेस्ट, सेकंड है डर्बिन्स एच टेस्ट, थर्ड है ब्रुश-गॉडफ्रे टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डर्बिन-वाटसन टेस्ट which is used to test for autocorrelation in a regression residuals।
ऑटो कोरिलेशन की जांच करने के लिए जो हम डार्विन-वाटसन टेस्ट का यूज़ करते हैं उसकी रेंज कितनी होती है? 0 to 1, 0 to 2, 0 to 4 या फिर 0 to infinity? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0 to 4. Next question is, which statistical test is used to detect heteroscedasticity in a regression analysis? रिग्रेशन एनालिसिस में हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जांच करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? एफ टेस्ट, टी टेस्ट, ब्रूश-पैगन टेस्ट, डार्विन-वाटसन टेस्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रूश-पैगन टेस्ट। सेकंड मेथड है फॉर्मल टेस्ट, जिसको हम औपचारिक मेथड भी बोलते हैं। औपचारिक मेथड में हमारे पास कुछ टेस्ट आ जाते हैं जो कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी की जांच करते हैं। फर्स्ट है ब्रूश-पैगन टेस्ट, सेकंड है ग्लेजर टेस्ट, थर्ड है हार्वे-गॉडफ्रे टेस्ट, फोर्थ है पार्क टेस्ट, फिफ्थ है गोल्डफेल्ड-क्वांट टेस्ट एंड सिक्स्थ है व्हाइट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which statistical metric is used to detect multicollinearity among predictor variables in regression analysis? रिग्रेशन एनालिसिस में मल्टीकोलिनियरिटी की जांच करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? BIF, AIC, R-स्क्वायर या F स्टैटिस्टिक्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, BIF, वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। डिटेक्शन ऑफ मल्टीकोलिनियरिटी। मल्टीकोलिनियरिटी की जांच करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड हैं। फर्स्ट वन इज हाई आर स्क्वायर बट फ्यू सिग्निफिकेंट टी रेशो। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू हाई है लेकिन जो टी रेशो है उसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है तो उस केस में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है वो कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। सेकंड पॉइंट है हाई पेयर वाइज कोरिलेशंस अमंग एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स और रिग्रेसर। अगर रिग्रेशन मॉडल में दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जब कोरिलेशन होता है और वो कोरिलेशन हाई होता है तो उस केस में मल्टीकोलिनियरिटी प्रॉब्लमेटिक होती है। थर्ड पॉइंट है हाई पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसका मतलब है कि अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 0.8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे हाई पार्शियल कोरिलेशन कोफिशिएंट है और इस केस में मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ पॉइंट है सिग्निफिकेंट एफ टेस्ट फॉर ऑक्सिलरी रिग्रेशन। ऑक्सिलरी रिग्रेशन के केस में अगर एफ टेस्ट की वैल्यू सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट इज हाई वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर। अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू हाई है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर टॉलरेंस फैक्टर की वैल्यू लो है तो इसका मतलब है कि मल्टीकोलिनियरिटी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर और टॉलरेंस फैक्टर के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है मल्टीकोलिनियरिटी है और अगर टॉलरेंस फैक्टर की वैल्यू लो होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पे मल्टीकोलिनियरिटी की प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर स्टेशनरिटी इन अ टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी की जांच करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? ऑगमेंटेड डिकी-फुलर टेस्ट, एनोवा टेस्ट, काई-स्क्वायर टेस्ट या फिर साइन रैंक टेस्ट? टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी से क्या मतलब होता है? स्टेशनरिटी का मतलब क्या होता है? स्टेशनरिटी का मतलब होता है कि जब मीन और वेरिएंस की वैल्यू ओवर द टाइम चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहे तो उसे हम बोलते हैं स्टेशनरिटी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट। स्टेशनरिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी बहुत से टेस्ट हैं, जैसे यूनिट रूट टेस्ट, डिकी फुलर टेस्ट, ऑगमेंटेड डिकी फुलर टेस्ट, फिलिप्स पैरन टेस्ट, केपीएसएस और एनजी पैरन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statistical test is used to determine the overall significance of a regression model? रिग्रेशन मॉडल में ओवरऑल सिग्निफिकेंस को निर्धारित करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एफ टेस्ट। Next question is, in hypothesis testing, which test is appropriate for comparing the means of two independent groups when the sample size are small? First option is T test, second option is F test, third option is Z test, fourth option is chi-square test. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टी टेस्ट। टी टेस्ट का यूज हम तब करते हैं जब सैंपल साइज स्मॉल हो और पॉपुलेशन का वेरिएंस अननोन हो। अगर पॉपुलेशन का वेरिएंस नॉन है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो उस केस में हम टू इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन को कंपेयर करने के लिए जेड टेस्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statistical test is used to determine if there is a significant relationship between two categorical variables? कैटेगोरिकल वेरिएबल का मतलब होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल। जब हमें क्वालिटेटिव वेरिएबल का अध्ययन करना होता है तो हम कौन से टेस्ट का यूज करते हैं? टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि क्वालिटेटिव वेरिएबल का अध्ययन करने के लिए हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का यूज करते हैं। और ऑप्शन ए, बी और सी, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और जेड टेस्ट हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट हमारा नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट दो कैटेगोरिकल वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को निर्धारित करता है और ये एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी को कंपेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द OLS एस्टिमेटर इफ heteroscedasticity is present in a regression model but ignored? अगर हमारे मॉडल में हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम प्रेजेंट है लेकिन हमने उसे इग्नोर कर दिया है और OLS अप्लाई कर दिया है तो उस केस में क्या परिणाम हो सकते हैं? इट विल बी बायस्ड, इट विल बी इनकंसिस्टेंट, इट विल बी इनएफिशिएंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट विल बी इनएफिशिएंट, क्योंकि अगर हमारे मॉडल में हेटेरोसेडास्टिसिटी की प्रॉब्लम आ जाती है तो उस केस में भी हमारा एस्टिमेटर अनबायस्ड और कंसिस्टेंट रहता है लेकिन इनएफिशिएंट होता है, वो एफिशिएंट नहीं होता, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम वेरिएंस, लेकिन हेटेरोसेडास्टिसिटी के केस में हमारा वेरिएंस लार्ज होता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट विल बी इनएफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म वेस्ट इन द बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एस्टिमेटर्स इम्प्लाई। ब्लू के केस में बेस्ट का क्या मतलब है? मैक्सिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर, मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर, एवरेज वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स या फिर अनबायस्ड वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम वेरिएंस ऑफ द एस्टिमेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if OLS is applied to each equation that is part of simultaneous interdependent system, the resulting estimate will be?
unbiased and consistent, biased and consistent, biased and inconsistent. It is impossible to apply OLS to the equation that are part of a simultaneous system. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, biased and inconsistent. नेक्स्ट हम समझ लेते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल. जॉइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशन. जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जॉइंट डिपेंडेंस पाई जाती है तो उसको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर भी हो सकती है, नॉन लीनियर भी हो सकती है और दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है. यहाँ पर हमने एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का एग्जांपल लिया है जिसमें हमने दो इक्वेशन ली है, कंजम्पशन फंक्शन और इनकम फंक्शन. फर्स्ट इक्वेशन हमारी कंजम्पशन फंक्शन है जिसमें सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और वाई हमारा इनकम है. सेकंड इक्वेशन हमारी इनकम फंक्शन है जिसमें आई इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने एज्यूम किया है एक्सोजीनियस. एक्सोजीनियस का मतलब है कि इस इन्वेस्टमेंट को सिस्टम के अंदर निर्धारित नहीं किया जाएगा बल्कि इसका डिटर्मिनेशन सिस्टम के बाहर होगा. ठीक है, सिस्टम के बाहर मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टर डिसाइड करेगा कि वो कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है, और एस हमारा सेविंग को डिनोट कर रहा है, टी यहाँ पर टाइम को डिनोट कर रहा है और यू हमारा डिस्टर्बेंस टर्म है. इस एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि जॉइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल का मतलब क्या होता है. फर्स्ट इक्वेशन दी है हमारे पास कंजप्शन फंक्शन सी टी इज इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 वाई टी प्लस यू टी. सेकेंड इक्वेशन दी है इनकम फंक्शन वाई टी इज इक्वल टू सी टी प्लस आई टी इज इक्वल टू सेविंग. जो फर्स्ट इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वह इनकम, वो नेक्स्ट इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है. ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन का डिपेंडेंट वेरिएबल था वो नेक्स्ट इक्वेशन में जाकर इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है. इसी को हम बोलते हैं जॉइंट डिपेंडेंस ऑफ वेरिएबल. फर्स्ट इक्वेशन में कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है इनकम पे और सेकंड इक्वेशन में इनकम डिपेंड कर रही है कंजम्पशन पे. इसका मतलब है कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्टर्बेंस टर्म है वो आपस में रिलेटेड है. कैसे? क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एरर टर्म या फिर डिस्टर्बेंस टर्म से रिलेटेड है और सेकंड इक्वेशन में हमारा कंजम्पशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया है जो कि इनकम को प्रभावित कर रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिस्टर्बेंस टर्म आपस में रिलेटेड है. तो इस केस में साइमल्टेनियस इक्वेशन के केस में क्या होगा कि जो हमारा एस्टिमेटर है वो बाइस्ड और इनकंसिस्टेंट होगा. Next question is, though two time series are individually non-stationary, their combination is stationary. This is an example of. अगर दो टाइम सीरीज अलग अलग दी है तो वो नॉन स्टेशनरी है, लेकिन अगर हम उन्हें कंबाइन कर देते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना देते हैं तो वो स्टेशनरी बन जाती है. यह किसका उदाहरण है? रैंडम वॉक, स्पूरियस रिग्रेशन, कोइंटीग्रेशन, ट्रेंड स्टेशनरिटी. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोइंटीग्रेशन.